नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद। कन्हैया कुमार के उत्तर पूर्व दिल्ली की सीट पर मैदान में आने पर उस सीट को बहुत सबके लिए इंटरेस्टिंग बना दिया है। चुनावी समर में कन्हैया कुमार ने न केवल अरविंदर सिंह लवली बल्कि संदीप दीक्षित को भी पीछे छोड़ते हुए उस सीट पर अपनी दावेदारी हासिल कर ली है और वो चुनाव मैदान में है। लेकिन इस सीट की चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके पहला जो चुनाव 2019 का था उसमें कन्हैया कुमार जो है वो गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से लड़े थे और लगभग 5 लाख वोटों से चुनाव हारे थे। सीपीआई के कैंडिडेट थे। इस बार वो कांग्रेस के दावेदार के रूप में लड़ रहे हैं और उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर लगभग 27-28% के आसपास पूर्वांचली मतदाता हैं और अगर इसको दूसरे दृष्टि से देखें तो लगभग इतना ही वोट माइनॉरिटीज़ का है, 29% के आसपास। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट पर रिपीट किया गया है तीसरी बार मनोज तिवारी को। बाकी दिल्ली की और जो 6 बची सीटें हैं, ये कुल 7 सीटें हैं, 6 बची सीटों में सब कैंडिडेट्स बदल दिए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पिछले चुनाव में 2019 में पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व रहे, इसलिए शीला दीक्षित को उतारा गया था। शीला दीक्षित दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री हैं और कद्दावर नेता हैं और जिनको ये बोला जाता है कि दिल्ली की सूरत बदलने में उनकी बड़ी भूमिका थी, जिस तरह का डेवलपमेंट काम किया। अब इस बार मनोज तिवारी चुनाव के खिलाफ कन्हैया कुमार मैदान में हैं और इस बार अलायंस है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो इस सीट पर मनोज तिवारी को लगभग 7,87,799 मतलब 53% के आसपास वोट मिला था, जो पिछले चुनाव मतलब 2014 की बात करें तो उससे 10% ज़्यादा था। दूसरी तरफ शीला दीक्षित को लगभग 4,21,697 वोट मिला था और लगभग 28% था, तो वो भी उनका भी 12% वोट बढ़ा था, मतलब कांग्रेस के वोट की बात करें। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और उनको 1,90,856 वोट मिला था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोट घटा था। ये मोटा मोटी स्थिति है। इसके पहले का चुनाव जो है वो मनोज तिवारी ने 2014 में प्रोफेसर आनंद कुमार को हरा करके जीता था। तब उनको लगभग 6 लाख वो के आसपास वोट मिले थे और इस बार लगभग 19 में लगभग 2 लाख वोट बढ़ते हुए 2 लाख वोट बढ़ करके 8 लाख वोट मिला। अब ये आंकड़ों की स्थिति है। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स की और उनकी बाकी गतिविधियां या उनके प्रचार का तरीका या क्यों उनको उतारा गया है। ये सब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मनोज तिवारी हैं और कन्हैया कुमार हैं, दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों भूमिहार हैं, दोनों का बैकग्राउंड बिहार का है, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं या पूर्वांचल से कह लीजिए ताल्लुक़ रखते हैं। मनोज तिवारी भोजपुर के इलाके के हैं और ये बेगूसराय वाला इलाका जो है उस इलाके से हैं। मनोज तिवारी गायक हैं और लोगों से जो ठेठ जो बिहारी संस्कृति है उससे जुड़े हुए हैं और लोगों का उनके प्रति एक फ़ैन फॉलोइंग है। दूसरी तरफ जो कन्हैया कुमार हैं वो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनके बारे में है कि वो बड़ा तीखा बोलते हैं, बड़ा कड़वा बोलते हैं और ज़्यादातर उस तरह की बात करते हैं जो किताबों में मिलता है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है।
अब वो अपनी तथाकथित बौद्धिक बातों से पूर्वांचल के उन वोटरों को क्या लुभा पाएंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मतलब जिसका बड़ा वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और पूर्वांचल से, यूपी बिहार के पूर्वांचल इलाके से यहाँ दिल्ली में नौकरी के लिए माइग्रेट किया है। तो ये एक मसला है। पिछले चुनाव में मनोज तिवारी को लेकर के बहुत नाराज़गी थी, और मनोज तिवारी ने जा कर के लोगों से ये कहा था कि मुझसे गलती हुई है, निगलेक्ट हुई है हमारी लोकसभा, और इस बार मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मनोज तिवारी अपनी बात पर खरे उतरे हैं, और इस बार उनको शिकायत न केवल उनकी जनता से नहीं है, बल्कि पार्टी संगठन से भी नहीं था, इसलिए कि पार्टी ने उनको तीसरी बार रिपीट किया, जबकि दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को रिपीट नहीं किया। कन्हैया कुमार, जैसा मैंने बोला, उनकी ओरेटरी की सब बात करते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से भी देखिए कि जो 2000 अभी दंगे हुए थे पिछले दिनों पूर्वी दिल्ली में, ये पूरा का पूरा इलाका उसी क्षेत्र में आता है, और इसमें बहुत सारे वो लोग भी थे जो जेल में हैं और वो जेएनयू की पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। वो शायद वो उसका जो प्रभाव है वो यहाँ की जनता पर निगेटिव ही पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ की जनता इसको बहुत इंटेलेक्चुअल ढंग से नहीं लेती है, और उनके लिए देश के खिलाफ कोई भी बात करना मुश्किल वाला होगा। प्लस जो कन्हैया कुमार के स्टेटमेंट हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उनका संपर्क हो, उनको जोड़ा जाना हो, या फौजियों के बारे में उनका जो कमेंट था कि इस तरह का था कि वो इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी को लेकर के उनके विवादास्पद बयान है। तो क्या ये सब कुछ कितना मददगार होगा उनके लिए, कांग्रेस के लिए? इसलिए कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार फौज पर आक्रमण करते रहे हैं। देश को लेकर के उनकी जिस तरह की बयानबाजी है, हिंदुत्व को लेकर के उनकी बयानबाजी है, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। और कहा यह जाता है कि ये जो बौद्धिक चीज़ें हैं वो कांग्रेस को यहीं से सप्लाई होती है, यही लोग हैं। तो अब ये बहुत देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में क्या जो कन्हैया पर दांव लगाया है वो कितना कामयाब होगा। ये जो बात है कश्मीर को लेकर के, कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट था कि जो कश्मीर में महिलाओं के साथ रेप होता है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब के बीच क्या राहुल गांधी की जो टीम है, कन्हैया कुमार, उसको कोई कामयाबी दिला पाएंगे? और क्या जो लगभग अगर 2019 के चुनाव को पैरामीटर माने तो भाजपा को जितने वोट मिले उनको, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को जोड़ दिया जाए तब भी लगभग 1,90,000 मतों का अंतर है। तो क्या कन्हैया कुमार ये मत पाट पाने की स्थिति में हैं? इस तरह का कोई हवा, इस तरह का कोई वेव, इस तरह का कोई करंट दिख रहा है जो? और दूसरा, जो पुराने लोग हैं दिल्ली में, विशेष रूप से जैसे मैंने कहा संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली, और बहुत सारे लोग, वो और पूर्वांचली बहुत सारे नेता कांग्रेस में हैं,
उन सबको नज़रअंदाज किया गया है। तो क्या कोई जादू दिखा पाएंगे कन्हैया कुमार, या वही चुनावी हश्र होगा जो 2019 में हुआ था? आप अड्डा से जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए, हमको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।